नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक के बारे में जो कि क्लास 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसके डायमेंशंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। आपने अलग अलग जगह बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी ग्लोबलाइजेशन की। तो आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ ग्लोबलाइजेशन को कि इसकी डिफ़ाइन क्या होती है, जिससे कि आपको किसी को भी समझाने में बहुत आसानी होगी। तो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। होता क्या है इसके अंदर दोस्तों कि किसी भी एक देश की इकोनॉमी, उसका कल्चर, उसके आइडियाज़, उसके पीपल, उसके कैपिटल, ये सारी चीज़ें दुनिया के बाकी सभी देशों के साथ जोड़ देना, इंटरलिंक कर देना, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर कोई भी एक देश सिर्फ दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाता है तो वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ एक बायलेटरल रिलेशंस में आता है, द्विपक्षीय संबंध होते हैं वो। और अगर किसी दो देशों के साथ बनाता है तो वो ट्राइलेटरल रिलेशंस के बीच में आ जाता है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का प्रॉपर कंसेप्ट यही कहता है कि एक देश, उसकी इकोनॉमी, उसके कल्चर, उसके आइडियाज़, उसके पीपल, ये सारी चीज़ें दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों के साथ इंटरलिंक करना, उनको जोड़ना, इट इज़ सिंपली कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन पूरी समझ आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश करें तो ग्लोबलाइजेशन एक इंटरकनेक्टेड बॉडी है। इंटरकनेक्टेड मतलब दुनिया को एक साथ जोड़ने का कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का। और वो जोड़ने का किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ का लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक बाउंड्री से लेके, एक दायरा ना रह के किसी भी देश की एक बाउंड्री से लेके बाहर तक जाना और इन सभी चीज़ों को एक्सपेंड करना और आपस में सभी चीज़ों को जोड़ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली डील विद द कंसेप्ट ऑफ फ्लो। तो फ्लो का कंसेप्ट के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन काम करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, फ्लो का मतलब एक चीज़ का दूसरी जगह जाना। अब वो चीज़ कोई सी भी हो सकती है, फ्लो किसी का भी हो सकता है। जैसे हमने बात की, अगर फ्लोज की बात करें, द फ्लो कुड बी ऑफ द वेरियस काइंड्स, आइडियाज़ मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब किसी एक देश का आइडिया दुनिया के बाकी देशों में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है या बहुत ज़्यादा वायरल होता है। इसके अलावा एक देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, उसके अलावा चीज़ों का, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है। एक देश की कंपनी दूसरे देश में जा रही है तो वो भी एक फ्लो है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक देश के लोग दूसरे देश में दुनिया के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं फॉर द वेक ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो काम के तहत जा रहे हो, चाहे वो अपने एजुकेशन के लिए जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ फ्लो से डील करता है। तो ये हमने समझने की कोशिश कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके डायमेंशंस की कि अलग अलग डायमेंशंस कौन कौन सी होती है ग्लोबलाइजेशन की। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आधे से ज़्यादा लोग आपको सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक देश का व्यापार दूसरे देश में जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसके बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो सिर्फ आप इकोनॉमिक पार्ट को पूरा ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ सकते हो। तो हम बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो मेजरली इसके डायमेंशंस को 3 पार्ट में बांटा गया है: पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं ग्लोबलाइजेशन के और तीनों के बीच में बहुत साफ तौर पर डिस्टिंग्विश, मतलब बहुत क्लियरली डिफाइंड है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं इसके बारे में, कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा किस चीज़ से, क्या उसके रीजंस हैं, क्या उसके कॉजेज हैं। तो ऐसा कोई सिंगल कॉज नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं अलग अलग। कुछ कॉजेज की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉज की बात करें तो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जब से टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तब से ग्लोबलाइजेशन को
एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। और हमने देखा है जब से अलग अलग चीज़ें आई हैं, चाहे टेलीग्राफ हो, चाहे टेलीफोन हो, या फिर माइक्रोचिप हो, जिससे किसी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। उसके अलावा अलग अलग टाइम्स में हमने देखा है कि अलग अलग टाइम के पीरियड में बहुत सारे देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन भी आया बहुत सारे देशों के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस भी बनी, उसके बाद मीडिया वगैरह चीज़ें आई। तो इन सब से हुआ क्या है कि जब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब से चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं लोगों के लिए, तब से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि कोई भी देश एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लोग या वहाँ के उसके पीपल बहुत आराम से जुड़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम बात करते हैं दूसरे कॉज की, तो उसका दूसरा कॉज है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है इसका, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या हुआ करता था कि अगर एक चीज़ को हम लोग कहीं बाहर पहुंचाना चाह रहे हैं या कहीं हम बाहर से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके आने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी और उसके अलावा उसको एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता था। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, उसके काफ़ी बड़ा कॉज ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन की मोबिलिटी और फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब लोगों का आना जाना तो है ही है, उसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटीज़ भी, डेली यूजेस की चीज़ें भी हर रोज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। तो ये क्या रीज़न है कि जब से फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया है, तब से चीज़ों का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और तेज़ हो गया है। तो ये सेकंड रीज़न है जिसे हम बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से इससे बढ़ा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे कॉज के बारे में। तो तीसरा कॉज है फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब से कम्युनिकेशन सिस्टम रिवॉल्यूशनाइज्ड हुआ है, इसके अंदर क्रांति आई है, तो तब से लोगों का एक जगह पर दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान बैठा है, वो किसी को भी क्लास दे सकता है, क्लास ले सकता है, किसी के साथ भी बिजनेस डील कर सकता है, पीपल को एड्रेस कर सकता है। तो बहुत सारे तौर तरीके हैं कि एक जगह बैठा हुआ आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी के साथ भी जुड़ सकता है, और ये और सिर्फ एक रीजन की वजह से हुआ, और वो है फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके डायमेंशंस की। तो 3 डायमेंशंस मैंने आपको बताई थी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। तो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ। देखिए इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो मनी और मार्केट से रिलेट करती हैं। तो मनी और मार्केट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों का एक देश से दूसरे देश पे आना जाना, इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है FDI के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम देखते हैं कि अब जब से FDI का सिस्टम आया है, तब से कोई भी एक देश की कंपनी होती है या वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके बिजनेस करना, अपनी कंपनीज को सेटअप करना, अपनी इंडस्ट्रीज को लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया के देशों ने ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZs को बनाया है। तो जब से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं, वो एरियाज जो कि खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजर्व कर दिए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा हमें देखने को मिला है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से जो दुनिया के देश होते हैं, वो अपने अपने देशों के अंदर जितने भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं, जितने भी व्यापार के बाधाएं होती हैं, उन सबको कम करने को तैयार हैं। चाहे वो टैक्स रेट हो गया, चाहे जो है कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लगाए जाते थे, जिससे कि बाहर की कंपनीज अपना सामान बेचने से पहले दूसरे देश में कई बार सोचती थी। लेकिन जब से ट्रेड बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए हैं, तब से सभी MNCs की, सभी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि अब वो बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रोक टोक के आराम से किसी भी देश के अंदर बिजनेस कर सकती है। तो इसको हम ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट समझ सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल हुआ है जब से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आया है। इसके अलावा हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, उसमें क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो जितनी भी इकोनॉमी है, वो एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्या हुआ करता था कि पहले कोई भी एक कंपनी है, तो वो मान लीजिए भारतीय कंपनी, इंडियन कंपनी है, तो वो इंडिया को देखते हुए प्रोडक्शन करती थी कि जितनी इंडिया में मांग है किसी भी चीज़ की, उसी हिसाब से चीज़ों को बनाती थी। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, अब वो इकोनॉमी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रह गई है। मतलब वो इकोनॉमी सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं है, अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक सिंगल इकोनॉमी मान लिया गया है। और जो भी कंपनी प्रोडक्शन करेगी, वो सिर्फ एक राज्य को देखते हुए नहीं करेगी,
न सिर्फ एक देश को देखते हुए करेगी बल्कि पूरी दुनिया को देखते हुए वो कंपनी अपना प्रोडक्शन करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप एप्पल को समझ सकते हो। एप्पल कंपनी भले ही एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन जब वो आईफोन्स बनाती है वो सिर्फ अमेरिकन की डिमांड्स को ध्यान में देखते हुए नहीं बनाती। वो क्या करती है, पूरी दुनिया को देखती है कि पूरी दुनिया के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को गाइड करता है। तो यही चीज़ दिखाता है कि जब से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आया कि लोग और पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस में इतनी बेहतरीन तरीके से जुड़ गई है कि पता ही नहीं चलता कि अलग अलग जो दायरे, जो बाउंड्रीज बनी हुई थी देशों की, वो लगभग खत्म हो गई हैं। तो क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक सिंगल इकोनॉमी माना जाता है। तो ये पूरा था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बाकी के जो इसके टॉपिक्स बचे हुए हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ये सारे पार्ट हम लोग अगली वीडियो के पार्ट में कवर अप करेंगे। उसके अलावा अगले पार्ट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन कब आया और कैसे आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली पार्ट की वीडियो भी, तो आप इसको ज़रूर देखिए। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।